बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का न्यू टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा टॉपिक जो है द मेसेसन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्चुअली इसी डीएनए रेप्लिकेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी DNA replication. Let's look at its definition. The process by which DNA of living organisms gives rise to a copy of itself is called DNA replication. So this is about the definition of DNA replication कि ऐसा process जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जो है बेटा बेसिकली एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और रेप्लिकेशन कहते हैं डबलिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट है मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स पेश किए कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सो फर्स्ट वन जो है वो इसमें है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकंड है कंजर्वेटिव मॉडल, और थर्ड जो है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट मॉडल इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कहते हैं हाफ को, कंजर्वेशन कहते हैं प्रोटेक्शन को, महफूज होने को, सेफ होने को। अब ये मॉडल जो है ये क्या कहता है, द रेप्लिकेशन इन विच one strand of DNA is conserved and the other strand is synthesized according to complementary base pairing is called semi-conservative model. So ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की डेफिनेशन है कि एक ऐसा मॉडल जिसमें हाफ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व्ड रहता है और हाफ जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, इसको हम कहते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। लेट्स लुक एट द डायग्राम। देखिए बेटा, अब ये जो फर्स्ट वन वाली डायग्राम है ये सेमी कंजर्वेटिव की डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो पिंक में है दैट इज़ पेरेंटल डीएनए, और उसके बाद जब रेप्लिकेशन होती है तो ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, और यानी कि हाफ जो है कंजर्वेशन रहती है और हाफ जो है वो न्यूली सिंथेसाइजिंग होती है। सो दिस मॉडल शुड बी नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेकंड जो मॉडल है वो है कंजर्वेटिव मॉडल। ये मॉडल क्या है, द कंजर्वेटिव मॉडल stated that the parental double helix will remain intact and the newly growing duplex generates DNA copies consisting of entirely new molecules. अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पेरेंटल डीएनए है वो एज सच रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, और उसी के अकॉर्डिंग जो न्यू कॉपी बनती है वो टोटली उससे डिफरेंट होती है। अब ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, इसकी कोई एप्लीकेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आती, सो दैट इज़ नॉट सो मच सेटिस्फैक्ट्री मॉडल। नेक्स्ट एक मॉडल है डिस्पर्सिव मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पेरेंटल डीएनए इज़ कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाने को, and each strand of all the daughter molecules is a mixture of old and new DNA. अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि जो डीएनए है पेरेंटल डीएनए वो टोटली टूट फूट जाता है, उसके टूट फूट जाने के बाद फिर जो नए स्ट्रैंड हैं वो उसी की रीसिंथेसाइजिंग से बनते हैं। इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास है बेटा कंजर्वेटिव मॉडल की डायग्राम। देखें ये पेरेंटल डीएनए है, और उसके बाद ये एक ब्लू में जो है ये हमारे पास डॉटर डीएनए है, और ये दूसरा पिंक में। अब एक जो डॉटर डीएनए है वो एज सच पेरेंट के जैसा है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड है, सो दैट इज़ कंजर्वेटिव मॉडल। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास है जी डिस्पर्सिव मॉडल। इसमें देखें ये पेरेंटल डीएनए है, अब इसके फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, ये टूट फूट गया है, तो इसके टूटने के बाद जो नए डॉटर डीएनए बने हैं उसमें ये फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं, कुछ पेरेंटल डीएनए के और कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द मेसर्सन स्टार एक्सपेरिमेंट। हियर इज़ द इमेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक इमेज है। अब देखते हैं जी इसकी स्टेटमेंट को एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट। The three hypotheses of DNA replication were evaluated by Matthew Masterson and Franklin Starr of the California Institute of Technology in 1958। तो ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, मैसरसन और स्टार। इन्होंने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस पे, और फिर उसके बाद इन्होंने जो रिज़ल्ट कैलकुलेट किए थे वो बेटा हम इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे। दे ग्रू बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया का एक कल्चर ग्रो किया इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15। वैसे जो आइसोटोप यूजुअली डीएनए का हिस्सा होता है वो N14 होता है, बट दे यूज्ड अ रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन दैट इज़ N15 which became incorporated into the basis of the bacterial DNA। अब ये जो N15 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडिएशन इमिट करता है, इजीली ऑब्जर्वेबल है। अब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, तो जो बैक्टीरिया का नया डीएनए बना उसमें ये N15 उनका पार्ट बन गया। नेक्स्ट आफ्टर सेवरल जनरेशन द डीएनए ऑफ दीज बैक्टीरिया वाज डेंसर, मीन more in higher in weight than that of bacteria grown in a medium contain the lighter isotope of nitrogen N14। अब इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो उन्होंने न्यू ग्रोथ प्रिपेयर की बैक्टीरिया की जिसमें नाइट्रोजन N15 था, तो वो डेंसर थी एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन जिसमें N14 होता है। Messerson and Stark then transferred the bacteria from the N15 medium to the N14 medium and corrected the DNA at various intervals। अब यहाँ पे देखें 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए। एक तो ग्रोथ प्रिपेयर की गई बैक्टीरिया की जिनके डीएनए में N15 था नाइट्रोजन बेसिस में, और दूसरी जो ग्रोथ थी उनके डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस में N14 था, एंड देयर वाज अ थर्ड वन जनरेशन जिसमें मिक्सचर था N14 और N15 का। तो जब हम डेंसिटी चेक करते हैं इनकी, तो N15 वाले जो हैं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द ट्यूब में होते हैं, उससे ऊपर नंबर आता है N14 और N15 का मिक्सचर जिसे हम हाइब्रिड कहेंगे, और जो बिल्कुल टॉप पे राइटर इन वेट हैं वो है N14। नेक्स्ट है दे डिजॉल्व द डीएनए इन सीजियम क्लोराइड। उसके बाद उन्होंने डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डिजॉल्व किया एंड देन स्पन इट एट वेरी हाई स्पीड, और उसे बहुत ही हाई स्पीड पे मिक्सअप किया इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज गॉट सेपरेटेड। द इनॉर्मस centrifugal forces generated by the ultracentrifuge caused the cesium ions to migrate toward the bottom of the centrifuge tube, creating a gradient of cesium chloride। gradient कहते हैं डिफरेंस को, and thus of density। अब जब cesium chloride में ये 3 मिक्सचर डाले गए जिसमें नाइट्रोजन 15 जस्ट नाइट्रोजन 15 वाले थे डीएनएज, उसके बाद मिक्सचर था नाइट्रोजन 15 और 14 का, और उसके बाद जस्ट नाइट्रोजन 14 थे, तो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ईच डीएनए फ्लोट्स आर सिंक्स। अब जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक डाउन करेगा इन द ग्रेडियंट until it reaches the position where its density exactly matches the density of cesium there। अब जो cesium ions हैं इनकी भी डेंसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं, तो जिस आइसोटोप की डेंसिटी जिस cesium ion के साथ मैच हो गई थी वो उसी लेयर में चला गया। because N15 strands are denser than N14 strands, they migrate further down the tubes to a denser region of the cesium chloride gradient। Let's look at the diagram। यहाँ पे देखें बेटा, ये हमारे पास बॉटम ऑफ द ट्यूब है, इस तरह से ये बॉटम ऑफ द ट्यूब है, और ये जो हमारे पास ये टॉप ऑफ द ट्यूब है।
अब यहाँ पे अगर हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे जो नीचे है वो हमारे पास N15 है, उसके बाद दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है वो N14 है, और उसके बाद एक हाइब्रिड है N14 और N15 का, जो कि इंटरमीडिएट है बिटवीन दीज टू डेंसिटीज़। इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे देखें बेटा, ये डेंसिटी ग्रेडियंट के लिहाज से इन्होंने दिखाया गया है। N14 वाले जो हैं ये ऑरेंज शेड में हैं और N15 वाले जो हैं ये रेड शेड में हैं, और ई कोलाई इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया। अब उसके बाद देखें जी, डेंसिटी के लिहाज से ये जो आपको रेड शेड नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल फर्स्ट वन डायग्राम है, सबसे नीचे अब जो है ये इनका नंबर है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको जो ऑरेंज शेड में नज़र आ रहे हैं ये N14 है, और इन दोनों की दरमियान में जो डेंसिटी है ये जो है ऑरेंज और रेड, इन दोनों का मिक्सचर लाइट रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड्स हैं N14 और N15 के, विच आर इंटरमीडिएट इन डेंसिटी बिटवीन द N14 एंड N15. The DNA collected immediately after the transfer was all dense. However, after the bacteria completed their first round of DNA replication in the N14 medium, the density of their DNA had decreased to a value intermediate between N14 DNA and N15. ये उसी मिक्सचर की बात हो गई जो N14 और N15 का था. After the second round of replication, two density classes of DNA were observed, one intermediate and one equal to that of N14. अब ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो फर्स्ट राउंड था, ये देखें ये फर्स्ट राउंड था। आप सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही असल में जो मैसरसन और स्टार्क ने एक्सप्लेन किया ना, वो उसी से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की एक्सप्लेनेशन है। ये फर्स्ट फेज़ है, उसके बाद जो है वो सेकंड फेज़ है। तो सेकंड फेज़ के बाद वो कहते हैं मिक्सचर ऑब्टेन किया गया, N14 वाले भी थे और उसमें N15 वाले भी थे। मैसरसन एंड स्टार्क इंटरप्रेटेड देयर रिजल्ट्स एज फॉलोज, इस तरह से उन्होंने अपने रिजल्ट कैलकुलेट किए। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ईच डाटर DNA duplex was a hybrid possessing one of the heavy strand of parent molecule and one right strand. अब यहाँ तक ज़रा स्टॉप होते हैं। देखिए बेटा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट राउंड हो जाता है DNA रेप्लिकेशन का, तो उसमें वन स्ट्रैंड जो था वो पेरेंट का था और वन जो था वो न्यूली सिंथेसाइज यानी कि डाटर का था। अब ये स्टेटमेंट असल में किस मॉडल की है? ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की ही है कि हाफ जो है पेरेंटल DNA जो है वो कंजर्व्ड होता है और हाफ जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड। इट मीन्स दैट मैसरसन एंड स्टार्क ने इसी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। When this hybrid duplex replicated, it contributed one heavy strand to form another hybrid duplex and one right strand to form a right duplex. Thus, this experiment clearly confirmed the prediction of the Watson and Crick model that DNA replicates in a semi-conservative manner. तो वाटसन एंड क्रिक ने भी सेमी कंजर्वेशन का ही आइडिया दिया था और मैसरसन एंड स्टार्क ने उसी आइडिया को प्रूफ किया और कहा कि ये आइडिया जो था ये एक्चुअली करेक्ट है DNA रेप्लिकेशन के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। ये एक छोटी सी एक और डायग्राम है उसी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी वहीं आपको देखें, ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है एक ट्यूब में, ये हमारे पास बेटा सबसे हैवी N15 है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो पिंक में नज़र आ रहा है ये हमारे पास N14 है। सबसे नीचे यानी कि डेंसिटी के लिहाज से जो डेंसर चीज़ होती है वो बॉटम में चली जाती है, और जो लाइटर होती है वो फ्लोट करती है, और जो इनके इंटरमीडिएट है ये N14 और N15 का मिक्सचर है। Thank you so much for giving your time.